देखो पिछले क्लास में ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्या रिलेशन है और क्या यूज है, ये हम लोग पढ़ लिए पिछले क्लास के फिजिक्स में। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन करके भी बताए थे। अगर वीडियो देखे होगे तो सबको समझ में आ गया होगा, वो तो क्लास में ही था। उस क्लास में ना ये नहीं बताया था कि लिमिटेशन क्या होता है। जैसे कि अगर लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि ये लेंथ का इंटीग्रेशन होता है एल, पर अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसमें हम लोग लगा लेंगे लिमिट, क्योंकि कितना हम लोग वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं इनिशियल से लेके फाइनल तक में। इसको कहते हैं लिमिट लगाना इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ds हम लोग ले रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहाँ तक करना चाहते हो, टाइम डिपेंडेंट है। तो मान लेते हैं इनिशियली 0 ले लेते हैं, 0 से लेके s तक। वैसे ही अगर हम लोग टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टाइम में कितने देर तक, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट ले सकते हैं कि टाइम में 2 सेकंड से ले या 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक का इंटीग्रेशन करना है टाइम का। तो ये होता है इंटीग्रेशन में लिमिट। इसके प्रीवियस वाले क्लास में बताया था कि हाँ फिजिकल क्वांटिटी को इंटीग्रेट करेंगे वो अपने एक्चुअल फॉर्म में चल जाता है, पर एक्चुअल फॉर्म में जब वेरिएशन होता है तो लोग लगाते हैं लिमिट। सबसे ज्यादा यहाँ वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में। जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना चेंज होगा वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो डिसाइड हो गया है, जैसे तुम लोग को बताए थे कि हम लोग का जो बर्थ डेट है वो डिसाइड हो चुका है कि हाँ ये हमारा बर्थ डेट है। अब डेट ऑफ डेथ कब होगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है ना, वो वेरिएबल हो गया हमारा, वो टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। कभी भी हो सकता है, कंपल्सर तो नहीं है। वैसे ही जब बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिक्स हो जाती है। अब टाइम के साथ उसका फाइनल वेलोसिटी डिसाइड होता है। सपोज करो 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, टाइम डिपेंडेंट उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। इसीलिए जब हम लोग वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट लगा लेते हैं हम लोग इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, s is equals to v square minus u square by 2a। ये तीन इक्वेशन ही मेन है, ठीक है। जैसे किसी चैप्टर का आर्ट होता है क्लास 10 में, आईसीएससी सीबीएसई जो भी तुम लोग पढ़े होगे, तो किसी भी चैप्टर को हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो उसमें उसका कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए वो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसमें ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है और रेसिस्टेंस के बारे में मालूम नहीं, वोल्टेज के बारे में मालूम नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो वन डायमेंशन मोशन में अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर वर्टिकल मोशन में है तो कुछ नहीं, ये एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा और डिस्प्लेसमेंट बन जाता है h। यही होता है, ये वेरिएशन आ जाता है अगर बॉडी वर्टिकल मोशन में हो, यानी नीचे से ऊपर आ रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो। और इस तरीके से अगर मूव कर रहा है तो फिर हम लोग ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं। बेसिकली ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना, ये होते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बताओ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किसको कहते हैं? क्या बताइए, तुम बोलो। यस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कि वेलोसिटी जो है उसकी हर एक इक्वल टाइम इंटरवल पे इंक्रीज कर रही है, तब उसको कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बताओ ये जो फैन चल रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं? कैसे? क्या घूम रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ है इसमें? ये है एक्सेलरेटेड कि नहीं है, ये जवाब दो। तुम बताओ कैसे एक्सेलरेटेड है? हम अभी क्या बोले, एक्सेलरेटेड मोशन यानी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज करेगी। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके कहने का मतलब ये है कि हर सेकंड
9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ेगी अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ गिर रहा है तो। ठीक है, आया समझ में? तो अब बताओ ये फैन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है कि नहीं है? है। वेलोसिटी की पहचान दो चीजों से होती है, एक उसके मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। सो इसका मैग्नीट्यूड भले चेंज नहीं हो रहा हो पर इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। आया समझ ये कैसे एक्सेलरेटेड है? दिमाग में गया कुछ? वेक्टर क्वांटिटी की पहचान जो है दो चीज से होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, यानी इसमें वेरिएशन है, चेंजेस आ रहे हैं। बात समझ में आ गया? इसीलिए ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, क्योंकि इसके ब्लेड का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? एक्सीलरेशन हो गया ना, वेलोसिटी मान लो स्पीड इसकी फिक्स है, फिक्स स्पीड से और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो यही तो वेलोसिटी है और क्या है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी एक्सीलरेटेड मोशन है। आया समझ? पढ़े थे स्कूल में, अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, हो जाएगा। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ही ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को हेल्प करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, ये सब कैलकुलेट करने में, न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में। पूरे वन डायमेंशन में यही मेन है जिसके लोगों को पढ़ना है। जैसे अगर मोशन इन अ प्लेन पढ़े तो मोशन इन अ प्लेन में अगर आपको वेक्टर नहीं आता है, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं आता है, एडिशन नहीं आता है, प्रोजेक्टाइल नहीं आता है, तो फिर मोशन इन अ प्लेन में और है क्या? ऐसे छोटे छोटे सब टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, इसमें भी है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे सब टॉपिक है। पर मेन क्या है? मेन है इसका इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, आने वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें ग्राफिकल मेथड क्लास 9 में पहले पढ़ा दिया जाता है, आईसीएससी में भी है शायद 9 में, तो 9 10 में हो गई। तो ग्राफिकल मेथड ज्यादा पूछता नहीं है क्वेश्चन वगैरह में, डिपेंड करता है स्कूल पे, स्कूल किस चीज पे ज्यादा जोर देता है। मेरे हिसाब से कैलकुलस मेथड का जो डेरिवेशन है ये स्कूल को देना चाहिए, ताकि बच्चे यूज टू हो जाएं कि हाँ कैलकुलस को कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि आगे फिजिक्स में कैलकुलस का बहुत सारा रोल है, जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक बिना कैलकुलस के कोई डेरिवेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है डेरिवेशन। फर्स्ट स्टेप अगर याद हो जाए आपको तो डेरिवेशन हो जाता है इजी। इवन दो कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम तो पढ़ चुके हैं ये वाला चीज, पर अगर मैं डेरिवेशन करने के लिए दे दूं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ये डिसाइड करने में कि आखिर शुरुआत कहां से होगी। पहला इक्वेशन को हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, ये तीनों का तीनों इक्वेशन प्रूफ करने में ना बस यही दो चीज का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। एक है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। यही दो रिलेशन है जिसपे हम लोग का इक्वेशन डिराइव होगा। यानी ये तीनों में से इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को डिराइव करना शुरू करेंगे जब स्टार्टिंग या तो इससे होगा या फिर इससे, ये दिमाग में फिक्स रख लेना है। ओके, सबसे पहला जो इक्वेशन है इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट का कोई सीन नहीं है नहीं है, तो शुरुआत कौन से वाले से करेंगे? ये पहला वाला कि नीचे वाले से? पहला वाला से। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा ना, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स को। ठीक है, जैसे पहला वाला इक्वेशन डिराइव करना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई सीन नहीं है, सीधा सीधा लिखेंगे a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dv इज इक्वल टू a dt। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अर्थ की तरफ गिरने वाली कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इसलिए होती है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पे 9.7 हो गया, यहाँ पे 9.6 हो गया, ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है अगर बॉडी यूनिफॉर्मली है तो। यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। अब इसका क्या करेंगे आगे? इंटीग्रेशन। अभी ठीक बताए थे, अगर वेलोसिटी में इंटीग्रेशन है तो वेलोसिटी का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। ये लिमिट इस तरीके से लगाते हैं, जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसको नीचे लिखते हैं, एंड वाला पॉइंट जो उसको ऊपर लिखते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। जिसका इंटीग्रेशन नहीं करते उसको ऑपरेटर के बाहर रखते हैं और dt का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी। जब भी लिमिट लगा हो अगर, तो इंटीग्रेशन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहाँ पे अपर और ये लोअर लिमिट, और ये dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, t। अब जब इंटीग्रेशन करके इस फॉर्म में हम लोग ले आते हैं जिसमें लिमिट दिख रहा है कि एक ऊपर कैपिटल V है, नीचे स्मॉल v है, ठीक है। करते क्या है ना कि जब लिमिट एक्सचेंज करेंगे हम लोग, तो ये बीच वाला जो ब्रैकेट के अंदर है उसके जगह पे पहले अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस फिर उसके जगह पे लोअर लिमिट लिखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, फिर v माइनस यू और इधर आएगा एटी। हम लोग का पहला इक्वेशन देखो डिराइव हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का डिराइव हो गया। आया समझ में? अपर लिमिट देखो v माइनस यू लिख देना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखो सपोज करो ना कि यहाँ पे x जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और y है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सपोज करने को कह रहा है, इक्वेशन में ऐसा नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये x हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, y हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो लिमिट जब एक्सचेंज करते हैं तो ये अंदर वाला जो है ना ये हट जाएगा, इसके जगह पे पहले अपर लिमिट आएगा माइनस लोअर लिमिट आएगा, यानी ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। समझ में आया? ऐसे लिमिट एक्सचेंज होता है इंटीग्रेशन के बाद में। अंडर वाला v हट जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, उसके जगह पे पहले अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस लिख के फिर लोअर लिमिट लिखते हैं। ऐसे होता है इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट लगा हो, ठीक है। लिमिट वाला इंटीग्रेशन आगे बहुत मिलेगा, अभी 12 में भी मिलेगा। कैलकुलस का बेस अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया आप लोग, ज्यादा नहीं करना है फिजिक्स के लिए, बेसिकली बस यही सब है कि लिमिट कैसे एक्सचेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर सेम वेरिएबल है ना, और उसी फिजिकल क्वांटिटी में इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूला लगेगा, अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो भी फॉर्मूला लगेगा, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो। हाँ पता है कैसे चल, हाँ इसके पहले वाला जो क्लॉज इसी में लिमिट लगेगा। अभी तुमको बताया ना कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वेरिएशन, अभी लेंथ है, लेंथ में क्या ही चेंज कर सकते हैं हम लोग। लेंथ में क्या होगा, या तो जीरो से लेके एल, आगे जब जाओगे तुम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, उसमें हम लोग को सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ना पड़ता है, तो उसमें क्या है, लेंथ का जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, अगर इनफाइनाइट लेंथ है किसी चीज का। तो बात समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशनल होता है लिमिट लगाना। तो अभी तो फिलहाल हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन होता है क्या है। बेसिकली एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरीके से फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात समझ में आ रहा है? यानी मोमेंटम जब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, मास तो चेंज होने वाला नहीं है मोमेंटम में, तो चेंज क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा मोमेंटम में, वेलोसिटी चेंज होगी, मास फिक्स रहेगा। समझ में आया? तो ये अंडरस्टूड करना पड़ता है कि क्या चेंज हो रहा है। हाँ वेरिएशन में तुमको खुद में आइडिया मिल जाएगा कि अगर लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ में इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ जैसा तो कुछ होगा नहीं, एक फिक्स होगा लेंथ कि हाँ इतना लेंथ है, उसमें किसी एक पॉइंट पे हम लोग को लेना है। अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो कहाँ से कहाँ तक का लिमिटेशन होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। डिस्प्लेसमेंट है तो कहाँ से हम लोग कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट ओरिजिन होगा जिसको जीरो लेंगे, और एक जहां तक हम लोग को उसको इंटीग्रेट करना है फाइनली। वेलोसिटी में है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में भी कोई लिमिट नहीं लगाएंगे, टाइम में लगा सकते हैं, 0 से लेके कुछ सेकंड तक का अगर दिया है तो उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग कर सकते हैं। तो ये समझ में आया? पहला इक्वेशन इस तरीके से हम लोग डिराइव कर लेंगे। देखो पहला वाला इक्वेशन तो डिराइव कर लिया हम लोग, दूसरा वाला इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है, तो तुमको आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। कौन सा करेंगे बोलो? v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, यानी डी एस इज इक्वल्स टू वी डी टी। अब v हम लोग निकाल चुके हैं अभी अभी, डी एस इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी डी टी, ठीक है। अब इसमें तुम अपने से चाहो तो 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो,
पहले ही इंटीग्रेट करने से पहले तुम dt को मल्टीप्लाई कर सकते हो u से। तो जैसे ds इज इक्वल टू हो जाएगा u dt प्लस ए टी डी टी। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी t और अपने ही एलिमेंट्री फॉर्म में ये क्या होगा, आगे इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो ये बाहर चला गया dt प्लस एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन नहीं होगा t dt, इंटीग्रेशन तो मालूम ही है, ds का इंटीग्रेशन हो गया s, u बाहर रह गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t प्लस a बाहर रह गया, t dt का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाय 2। देखो सेकंड इक्वेशन भी आ गया हम लोग का। सेकंड इक्वेशन भी आ ही गया है ना। अब ये दोनों का यूज तो कर लिया, अभी थर्ड इक्वेशन को प्रूव करना है, उसमें थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, मतलब इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा उसमें बस याद रखना है कि ऐसे लिखने के बाद क्या करना है। थर्ड वाला जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट है उसमें, उसको क्या करेंगे, ये दोनों तो यूज कर चुके हैं, अब आगे क्या किया जाए, आगे करेंगे कि पहला वाला इक्वेशन को फिर से लिखेंगे a इज इक्वल टू dv बाई dt, और करेंगे क्या, करेंगे ये कि इसको ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और उसके बाद इसको फिर से रीअरेंज करेंगे। तो इस तरीके से रीअरेंज करेंगे a इज इक्वल टू dv बाई ds, और इधर आ जाएगा ds बाई dt। देखो तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। हाईलाइट के लिए इस तरीके से कर देते हैं ds, ठीक है। अब हम लोग को पता है ds बाई dt क्या होता है, ds बाई dt होता है v, a इज इक्वल टू हो जाएगा dv बाई ds, और इधर आ गया v, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे a ds, और इधर आ जाएगा v dv, थोड़ा अरेंज कर दिया इसको। अब तो क्लियर ही है कि आगे क्या ही करना है, आगे करना है इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा नहीं, ds का इंटीग्रेशन होगा, वेलोसिटी v dv का इंटीग्रेशन होगा, v स्क्वायर बाई 2 आएगा, मालूम ही है, लिमिट लगाएंगे इनिशियल से फाइनल, वेलोसिटी को जब भी इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट करके आएगा as, v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे रखा है अपर लिमिट को और इधर लोअर लिमिट को जब एक्सचेंज करेंगे तो आएगा as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये तीसरा इक्वेशन भी डिराइव हो गया। बोलो, इनिशियल वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानते हैं। अब ये भी समझाएं कि जब बॉडी मूव करना शुरू कर चुका है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी फिक्स हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी समझाए ना, वी कैन नॉट चेंज आवर बर्थडे। फाइनल वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, जो भी होगा, सी किसी भी दिन हम लोग मरेंगे, वही हमारा फाइनल डे होगा, वो डिसाइडेड नहीं होता है, लेकिन लिमिट तो वही है, ठीक है। वो चेंज हो सकता है ना, किस दिन हम लोग नई दुनिया छोड़ के जाएंगे, हमारा आखिरी दिन होगा, तो आखिरी दिन आएगा तो जरूर, वो डिसाइडेड नहीं है, पर हमारा बर्थडे जो है ना वो फिक्स हो गया है, ठीक है। तो वही इनिशियल वेलोसिटी जो होती है किसी भी पार्टिकल की, अगर वो मूव करना शुरू किया वो फिक्स हो गया है, फाइनल वेलोसिटी डिसाइड होगा जब हम टाइम लेंगे। तो जैसे एक सिंपल सी बात समझो, किसी चीज को जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, तो जब तक ये मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचा है इसकी फाइनल वेलोसिटी हम कंसीडर कर सकते हैं। जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। बात समझ में आए कि नहीं। अब इनिशियल वेलोसिटी जो हम फेंके थे वो तो फिक्स है ना। फाइनल वेलोसिटी हम कहां पे लेते हैं, कितने देर के बाद लेते हैं, तब पता चले कि फाइनल वेलोसिटी होगी क्या। इनिशियली जब इसको फेंका है, इसके मैक्सिमम हाइट पहुंचने से पहले ही अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी को हम लोग लेंगे तो ऑफ कोर्स 0 तो नहीं होगा, पर जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि उसके बाद वो फिर नीचे ही आने वाला है। बात समझ में आया।
तो फाइनल वेलोसिटी लिमिटेशन है, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है कि हाँ इनिशियल वेलोसिटी इतना हो गया है। ओके, जैसे किसी चीज को जब कहीं से ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियली वो होता है रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। सवाल ये होता है कि कितने वेलोसिटी से वो टकराएगा ग्राउंड में, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे टकराएगा। आया समझ में? अब एक्सीलरेशन क्या है, ऐसे पहले ही बताया कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी के लिए होता है। अब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन में पूरे धरती पे एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है ना एक्सीलरेशन पूरे धरती पे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि आप धरती के किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे आप जाएंगे तो उड़ने लगेंगे हवा में क्योंकि वहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गई है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये हर जगह पे कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होता है, इसीलिए हम लोग एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट नहीं करते। एक्सीलरेशन को हमेशा एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, वो बाहर ही रहता है। ठीक है, बाकी सब टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ उसमें वेरिएशन आ जाएगा, इसीलिए उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, टाइम के साथ चेंजेस आ जाएगा इसमें। एक्सीलरेशन में तो नहीं आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम पहले ही बोल चुके हैं कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म। बात समझ में आ गया आपको? वेलोसिटी चेंज होते जाएगी ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। इस यूनिफॉर्मली चेंज होने वाली वेलोसिटी में एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट ही है। बात समझ में आया ना? पहले भी बताए थे कि अगर 1 सेकंड बाद ये पेन नीचे गिरता है तो इसकी वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अगर इसको गिरने में 2 सेकंड लगता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 19.6 मीटर पर सेकंड। अब अगर इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, 1 सेकंड का ही वेरिएशन है ना, 1 सेकंड पहले लगा था उसके बाद 2 सेकंड, तो वेरिएशन दोनों में कितना हुआ, 1 सेकंड का। तो v माइनस यू अगर करोगे तो 19.6 माइनस 9.8 कितना आया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा ना एक्सीलरेशन। यही होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन फिक्स है। ठीक है, इसलिए उसको कांस्टेंट ट्रीट किया गया और उसका इंटीग्रेशन नहीं किया। और ये तीनों इक्वेशन इस तरीके से डिराइव हो गया। आगे समझ में गया दिमाग में? डिफरेंशिएशन कब होता है, क्या होता है, इसके पहले वाले क्लिप में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। शुरुआत डिफरेंशिएशन से ही किया था। इंटीग्रेशन में रूल वगैरह है, कैसे रूल करते हैं और कैसे इंटीग्रेट करते हैं, दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। उसमें एक क्वेश्चन बना के भी दिखाया था जिसमें हम लोग इंटीग्रेट करके एक रिलेशन लाए थे, उसको वापस से डिफरेंशिएट करने पे सेम वही चीज आ जाता जो एक्सेलरेशन आया था। यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग ले आए थे वेलोसिटी, और वेलोसिटी को वापस से डिफरेंशिएट करने थे, एक्सेलरेशन आ जा रहा था सेम टू सेम। अब अलजेब्रा में ही था। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया।